हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग खत्म कर चुके थे, ज्योग्राफी चूंकि आपका फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखा जाए तो 126 पेज का है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट था आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, ये हम लोग का कुछ 10 पेज का जो आपका ज्योग्राफी बुक है वो हम लोग पिछले वीडियो में A1 शॉर्ट में हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया था। आज के इस सेशन में हम लोग उस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर देखेंगे, चाहे आपका 4 लघु उत्तरीय हो, 2 दीर्घ उत्तरीय हो, ऑब्जेक्टिव हो, परियोजना कार्य हो, मतलब एक कंप्लीट जो बुक में आपको क्या क्या मिलना चाहिए वो सभी का इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी ना करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आप लोगों को पता होगा हम लोगों के रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा कैप्टन बैच लॉन्च हो चुका है और 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उन सभी के लिए सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक हम लोगों के द्वारा खत्म कराया जा रहा है। तो जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं आप उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग सके और सभी सब्जेक्ट का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से वहां एग्जाम लिखाएं। तो उसी श्रृंखला में एसएसटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी का एक चैप्टर खत्म किया था जिसमें हम लोगों ने वो पूरा चैप्टर खत्म करके उसका क्वेश्चन आंसर करवाया था। वैसे ही हम लोग अभी क्या पिछले वीडियो में आप लोगों ने 1 शॉट ज्योग्राफी को खत्म किया था। पहला जो आपका चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसे खत्म किया था। आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं उन सभी का आपका वो जो चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, परियोजना कार्य, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे फटाक से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक आपको मिल सके। तो चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। जो बच्चे जवाब देना चाहते हैं फटाफट अपने मन में या फिर अपने कॉपी में जवाब लिखते रहे। जो बच्चे इससे पहले वाला सेशन किए होंगे उनको बहुत ही आसानी से पकड़ में आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग ना कर सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए अपना बुक में या फिर कॉपी में प्रैक्टिस करते चलिए साथ हमारे साथ। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं एक बार कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सब बिल्कुल समझ के बिल्कुल जब आप लिखिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बाद में भी लिखिएगा तो आपको क्या बिल्कुल आसानी से साथ में लिखते चलेंगे तो आपको याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हम लोग। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, कौन सा संसाधन है इसकी बात करें तो जो बच्चे हम लोग अगर पिछला क्लास किए होंगे उनको सीधा पता चल गया होगा क्या पुनः पूर्ति योग संसाधन है। पुनः पूर्ति योग, इस संसाधन के बहुत सारे नाम है। क्या है? पुनः पूर्ति योग के बहुत सारे नाम है। चक्रीय संसाधन या फिर पूरा वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा भी उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पुनः पूर्ति योग संसाधन। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन जब हम लोग कर रहे थे पिछले क्लास में, भारत संसाधन एवं उपयोग का जब हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने आपको बताया था, क्या बताया था कि समुद्र के जो तट रेखा है, समुद्र की जो तट होती है वहां से 200 नॉटिकल मील, 200 महासागरीय किलोमीटर, महासागरीय किलोमीटर बोले तो वो क्या होता है? नॉर्मल किलोमीटर से बड़ा होता है। 200 किलोमीटर को अगर हम 200 नॉटिकल मील को हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 370 किलोमीटर, यानी इतना तक का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र क्या होता है? राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा 200 नॉटिकल मील होगा, आपका ऑप्शन बी में है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लिखा होगा, जिनको पहले से पता होगा, बहुत अच्छे। आगे हम लोग बात करेंगे चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? हम लोगों ने यहाँ पे पिछले क्लास में जो आपका इधर साइड एक बबल था उसमें मैंने आपको बताया था कि संसाधनों का अंधाधुन उपयोग करना, संसाधनों की परवाह किए बिना उसका उपयोग करना डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है।
यह आपका ऑप्शन बी में है, संसाधनों का अनियोजित विदोहन करना क्या है, विदोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंधित है। संसाधन का संग्रहण करना, इससे ये गलत है। संसाधनों का नियोजित दोहन करना, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 4 नंबर का बी ऑप्शन। आगे बात करेंगे, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। बात करें इसकी तो आपका इसमें आंसर होना चाहिए 12 नॉटिकल माइल। कितना होना चाहिए, 12 नॉटिकल माइल। 12 समुद्री जो किलोमीटर होते हैं, समुद्र में जो किलोमीटर नापा जाता है, समुद्र की जो दूरी नापी जाती है उसे नॉटिकल माइल से नापी जाती है। तो 12 नॉटिकल माइल होना चाहिए। यहाँ पे 12 किलोमीटर है, सारा आपका किलोमीटर में दिया था। और पिछले क्लास में यानी कल के क्लास में मैंने आपको बताया था क्या कि 12 नॉटिकल माइल होता है 22.225 यानी लगभग 22.25 किलोमीटर होता है। इसमें से कोई आपका ये क्या बोल सकते हैं, आपका निकटतम है, तो इसे आप आंसर मान सकते हैं। बट एक्चुअल में ये चारों का चारों ऑप्शन आप गलत है। आपका ये सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका इसका होना चाहिए आपका 22.22 किलोमीटर। तो 22.22 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। तो आपका पांचों का पांचों ऑब्जेक्टिव आई होप क्लियर हो गया हो। ये पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें मे भी आपका ऑप्शन का प्रिंटिंग में थोड़ा सा एरर हुआ हो। अब आ जाते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय जिसका शॉर्ट टाइप आंसर जो होता है, संसाधन को परिभाषित करें। पिछले क्लास से फिर से यही क्वेश्चन है। संसाधन जब हम लोग पिछले क्लास स्टार्ट ही किए थे, सबसे पहले हम लोग जाने थे संसाधन के बारे में। क्या है संसाधन, क्या है हमारे आसपास वो सभी वस्तु जो हमारी इच्छा, आवश्यकता या जरूरतों को पूरा करे, उसे संसाधन कहते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं, संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो मानवों की इच्छा या आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, और मानव स्वयं भी एक संसाधन हो सकता है। अब ये तो आपका नॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने आंसर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता हुआ उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़े कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ के आया है, तो एक उसी के नीचे प्रसिद्ध भूगोलवेता जिम्मरमैन, क्या है जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं। क्या होते हैं, बनते हैं। आप ये लाइन चिपका दीजिएगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये आपका एक कंप्लीट इस तरह से आंसर होना चाहिए। संसाधन वे वस्तुएं हैं जो मानव की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो पूरा करता है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित कुछ भी हो सकता है। और प्रसिद्ध भूगोलवेता ने संसाधन के संदर्भ में जो कहा था वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़िए हम लोग सेकंड क्वेश्चन, संभावी संसाधन एवं संचित कोश संसाधन में क्या है अंतर स्पष्ट कीजिए। कल फिर से मैंने बताया था क्या, विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन के जो 4 प्रकार होते हैं उन्हीं में से है संभावी और संचित कोश संसाधन। संभाविक संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन, कौन सा संसाधन, वैसा संसाधन जिसके भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना है। क्या, भविष्य में उत्पत्ति की संभावना है, वो अभी एग्जिस्ट करता है, पता है कि इस क्षेत्र में क्या है संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन ये अभी इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो संसाधन अभी हमसे बहुत दूर है, या फिर कई कारण हो सकते हैं, या अभी उसको हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उस क्षेत्र में उस संसाधन की क्या है पूर्ति तो है, वहां वो संसाधन उपलब्ध है, लेकिन उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसे ही संभावी संसाधन कहते हैं। हो सकता है इसके कई कारण हो सकते हैं, आपका दूर ज्यादा है, ज्यादा कॉस्ट है, इसी कारण। लेकिन संचित कोश संसाधन वैसा संसाधन है जो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग उसे उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उसे संचित कोश संसाधन। इसको ला ही नहीं सकते, इसमें ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, ज्यादा लेबर पड़ेगा, इसीलिए अभी नहीं लाते हैं। इसकी संभावना है, संसाधन बनने की संभावना है, इसीलिए इसको क्या संभावी संसाधन कहते हैं। संचित कोश में क्या होगा आपका, वो एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे संचित को संसाधन कहते हैं। डिटेल में देख लीजिए आप किस तरह। संभाव्य संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं लेकिन वर्तमान में उपयोग में नहीं लाए गए हैं, उसे ही संभाव्य संसाधन कहते हैं। राजस्थान में पवन ऊर्जा, हिमालय वाले क्षेत्र की क्या, हिमालय के क्षेत्र के खनिज,
ये आपके दूसरा एग्जाम्पल हो गया। संचित संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग तकनीकी कारणों से अभी नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, संचित संसाधन कहते हैं। अब इसमें बांधों का जल संग्रहण, अलग अलग बहुत सारे तकनीकी कमियों से, या फिर अभी हमारे पास उस तरह से उतने ज्यादा टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हो पा रहे जिसके कारण हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसे ही संचित संसाधन कहते हैं। इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा, संसाधन संरक्षण के उपयोग को लिखिए। संसाधन के संरक्षण के क्या उपयोग हैं, क्यों हम करें संसाधन का संरक्षण, इसके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, अति लघु उत्तरीय का आप कह सकते हैं। इसके आंसर की बात करें तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी मनुष्य की हर एक आवश्यकता संसाधन के ही कारण पूरी होती है। हम कहते भी हैं वह चीज, वह सभी चीज जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करे उसे संसाधन कहते हैं। तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो हमारे संसाधन है, वो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे विकास में भी बहुत उपयोगी है। तो ये क्या है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। किंतु संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो आम्ल वर्षा हो। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग बहुत ही आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी यह उपलब्ध हो। संसाधन का हम इतना ज्यादा दोहन ना करें कि वो हमारी पीढ़ी तक ही खत्म हो जाए, या हमारे पीढ़ी खत्म होने से पहले ही वो संसाधन नष्ट हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए संसाधन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। यानी कोई भी संसाधन बन रहा है उसमें टेक्नोलॉजी की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, हम टेक्नोलॉजी का क्यों उपयोग करें, जो जैसा है वैसा काहे नहीं कर सकते जैसे। तो इसमें वही भूमिका है, टेक्नोलॉजी एवं उद्योग, इन सभी की यही भूमिका है कि इसी के कारण हम संसाधनों को और इनहेंस कर सकते हैं, उसे और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज जो लोहार बना रहा है वही चीज जो टाटा में बनता है, टेक्नोलॉजी के सहारे बनता है, तो वो एक अलग चीज होता है। हवाई जहाज, इंटरनेट, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन संसाधन का एज इट इज उपयोग करेंगे तो संसाधन का हम लोग उतना बेहतरीन तरीके से और उतने सुलभ तरीके से हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हम लोग लिखना है। चौथा नंबर की बात करें, संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत अहम भूमिका होती है। तकनीक के सहारे मानव ऐसे ऐसे संसाधनों का विकास कर लिया है जिससे लोगों ने कल्पना तक नहीं की है। तकनीक के सहारे ऐसे ऐसे संसाधन हम लोग बना चुके हैं जिसकी कल्पना भी नहीं होती थी। पहले लोग सोचते थे कि हम लोग उड़ेंगे, लेकिन कैसे उड़ेंगे सोचते तक भी नहीं थे। भैया उड़ते कैसे, उड़ना तो काम क्या है पक्षियों का, लेकिन तकनीक के सहारे में ही हम लोग क्या हवाई जहाज बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए। आधुनिक संसाधन जैसे हवाई जहाज, इंटरनेट इत्यादि संसाधनों ने क्या किया, तकनीक के माध्यम से ही हमारे जीवन को सुलभ बना दिया है। अर्थात संसाधन निर्माण में बहुत तकनीक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह से अगर आप लिख के आएंगे 3 से 4 लाइन कुछ एग्जाम्पल देके, गागर में सागर भर के आएंगे भैया, तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स आने वाला है। चौथा नंबर क्वेश्चन का ये आपका शायद अति लघु उत्तरीय का चौथा और आखिरी क्वेश्चन होगा। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि जब आप एग्जाम देने, एग्जाम आपका नजदीक आए तो फटाफट रिवीजन करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। सतत विकास के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। सतत विकास क्या होता है, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, क्या है, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। क्या करना, वर्तमान समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। यानी हमारा भी विकास हो, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो, उसके आगे आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो। यानी हमारा जो संसाधन जो है वो सभी पीढ़ियों तक चले, हमारा जो संसाधन है अभी जो व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को प्राप्त हो। यानी एक सर्वांगीण विकास की कल्पना ही सतत विकास कहलाती है। तो इसी को हम लोग बढ़िया से कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय है, थोड़ा सा अच्छे से समझा के लिखना है। तो हमारा क्या है, ये आपका 2 स्लाइड में है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। सबको पता है संसाधन क्या है, मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। क्यों, क्योंकि संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। ये कहां से मिला हमको, प्रकृति से मिला है। अवधारणा के कारण लोगों इसका अंधाधुंध दोहन शुरू कर लिया है। अब क्या है, कुछ लोग कहते हैं ना कि सब चीज सरकारी है, तो उसका क्या करते हैं लोग, बहुत ही दोहन करते हैं। इसी तरह कुछ कहते हैं ये प्रकृति की देन है, भगवान की देन है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बपौती समझ के क्या करते हैं, अंधाधुंध दोहन शुरू कर देते हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है।
व्यक्ति के लालच लिप्स ने साधनों का तीव्रतम दोहन, संसाधनों के भंडारण एवं चिंतनीय ह्रास ला दिया है। इस तरह से थोड़ा डिटेल क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। संसाधनों का केंद्रीयकरण खास लोगों के हाथ में आने से दो स्पष्ट भागों में बट गया है, संपत्र और विपत्र बट गया है। यानी संसाधन क्या है, जो लोग सक्षम है, क्या है, जो लोग, संसाधनों का केंद्रीयकरण हो गया है। क्या हो गया संसाधन का केंद्रीयकरण, मतलब जो लोग संपन्न लोग हैं, जिनके पास अधिक धन है, वो क्या कर रहे हैं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं। जो लोग विपन्न लोग हैं, उनके पास धन का अभाव है, या जो लोग मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर पा रहे, उनके पास और ज्यादा अभाव ही होते जा रहा है। वो संसाधनों का बढ़िया से उपयोग भी नहीं कर पा रहे, और एक जगह संसाधनों का क्या हो रहा है, अंधाधुंध क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है, उपयोग से अधिक खर्च हो रहा है। तो उस तरह से क्या हो रहा है, संसाधन क्या है, हमारा ह्रास हो रहा है। इसी में आगे हम लोग देखेंगे, संपन्न लोग द्वारा स्वार्थ के से वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन, अब क्या क्या स्थिति हुई, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन यानी असमय ऋतु परिवर्तन, पारिस्थितिक संकट, पृथ्वी से व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने के लिए तैयारी, यानी बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी समस्याएं हमारे ऊपर आ गई है। यदि इन स्वार्थी तत्वों को या देश के द्वारा अनवरत विद्रोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार का विनाश हो जाएगा। इसी कारण सतत विकास हमारे लिए आवश्यक है। इसी कारण क्या है, सतत विकास हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। संसाधनों का अगर हम लोग सतत विकास नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें आप लोग और थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, एक बार थोड़ा सा इसी लाइन में आप थोड़ा सा और अपने साइड से जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण, क्या लिख सकते हैं, इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इसके आगे आप क्या और जोड़ सकते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है तथा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। तो इस तरह में आप लिख सकते हैं, 3 लाइन में आपका पूरा दीर्घ उत्तरीय है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे वाला स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, और उसके बाद ये आपका तीसरा आपका। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, और क्या आपका राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है स्वामित्व के आधार पर। तो एक एक करके हम लोग उसको भी जानेंगे, कैसे आंसर में हम लोग लिखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं, लाइन बाय लाइन। निजी संसाधन, हम लोग सब लोग पिछला क्लास में ये सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, सारा चीज बता चुके हैं। फटाफट बस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करता है। निजी संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। इसके लिए क्या करता है व्यक्ति, जिस राष्ट्र का वो संसाधन होता है उसमें क्या होता है, उसमें वो कुछ टैक्स देता है तथा उस व्यक्ति के ही अंडर आता है। कुछ संसाधन क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। किसा क्या होते हैं, व्यक्तिगत, जैसे आपकी व्यक्तिगत जमीन हो गई, व्यक्तिगत घर हो गए, तो ये सब क्या होता है, ये इस संसाधन पर अधिकार किसी व्यक्ति विशेष का होता है, उसे ही निजी संसाधन कहते हैं। इसके बदले क्या होता है, टैक्स लगता है, क्या होता है, कर लगता है। पिछले वीडियो में हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल से जाने हैं, अभी हम लोग आंसर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, ठीक है। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जो किसी खास समूह, खास समुदाय, खास धर्म समुदाय, खास वर्ण समुदाय या फिर किसी भी खास समुदाय के लिए होते हैं, या फिर खास गांव के लोगों, किसी एक खास गांव के हो गया, किसी शहर के लिए हो गया, तो उन सभी संसाधनों को कहते हैं सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो किसी खास समूह के नियंत्रण में होता है, अर्थात उनका उपयोग किसी खास समूह के लिए किया जाता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हिंदू समूह के लिए हो गया, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि। इसके अलावा और भी सामुदायिक भवन, सामुदायिक
भवन अच्छे से नहीं लिखा है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद पंचायत भवन, पंचायत, बढ़िया से सामुदायिक भवन, और क्या हो गया, पंचायत भवन। और भी शहर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पार्क हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, या फिर आपके कोई भी खेल के मैदान हो गए, तो क्या हो गया, ये सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। तीसरा जो प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन। हम लोगों ने पहले ही कल मैंने आपको बताया था कि एक राष्ट्र के अंदर, एक राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सभी संसाधन कानूनी तौर पर राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जो किसी देश या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसका उपयोग लोगों के हित के लिए होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। वैसा जो किसी देश या राष्ट्र के अंदर आता है, उसकी जिसका उपयोग लोगों के हित के लिए होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कानूनी तौर पर यहाँ देखिए लिखा गया, कानूनी तौर पर देश के सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। आपका देश में आपका पर्सनल जमीन भी, आपका पर्सनल घर भी, चाहे वो आपका सामुदायिक भवन भी, मंदिर भी, मस्जिद भी, गिरजाघर भी, अगर वो किसी देश के अंतर्गत आ रहा है तो कानूनी तौर पर वो कहाँ, उस राष्ट्र का होता है। अगर भारत के अंदर कुछ भी हो, वो सभी क्या है, आपका राष्ट्रीय संसाधन है। चाहे वो आपका निजी हो, सामुदायिक हो, चाहे कुछ भी हो, आपका राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसी में हम लोगों ने देखा था जो आपका 22.5 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट, 22.5 किलोमीटर, 45 किलोमीटर क्या होता है आपका जो अपवर्जक क्षेत्र, इसी में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन, हाँ इसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 370 किलोमीटर तक या 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, अगर किसी राष्ट्र के पास समुद्री सीमा है, किसी के पास राष्ट्र के पास तट है, तो तट से 370 किलोमीटर यानी 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है उस देश का। तो वो भी इसमें ऐड होगा। अब होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इंटरनेशनल आपका क्या, वैसा संसाधन जिसमें अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, जिसमें किसी देश का अधिकार होता है, और राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिसमें कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है या फिर वह किसी राष्ट्र का ना हो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ये कैसा होता है, जो 200 किलोमीटर के बाद, 200 महासागरीय किलोमीटर, नॉटिकल माइल आप लिख लीजिए, 200 नॉटिकल माइल, एनएम लिख लीजिएगा, 200 नॉटिकल माइल, 200 महासागरीय किलोमीटर के बाद जो भी क्षेत्र बचता है वो सभी क्या अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। वैसे में कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है एक, जो वहां उपलब्ध संसाधनों का किसी देश के पक्ष में आप किसी देश को दे सकती है, किसी पिछड़े देश को दे सकती है, या फिर उसके पास जो देश है उसके अंतर्गत रख सकती है, या खुद उसको स्वतंत्र रख सकती है, या फिर उसका क्या आपका एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी वो जो क्षेत्र है उसका उपयोग हो सकता है। जैसे आपका क्या अंटार्कटिका है, वो क्या अंटार्कटिका सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज होता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा एक ट्रीटी के तहत कही गई थी। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन वही होते हैं 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 एनएम यहाँ पे लिख लीजिएगा, 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र जो भी महासागरीय क्षेत्र होता है वह मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। 4 लघु उत्तरीय, 2 दीर्घ उत्तरीय, आपका प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। 2 इसमें आपके परियोजना कार्य थे। क्या थे आपके परियोजना कार्य, परियोजना कार्य। वैसे तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूं। विद्यालय में विषय शिक्षक से मिलकर, किस विषय के, आपके ज्योग्राफी टीचर से मिलकर एक संगोष्ठी का आयोजन करें, जिसमें उपयोग में आने वाली संसाधन के संरक्षण के उपाय पर चर्चा हो। यानी अपने विद्यालय में आप कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं जिसमें आप क्या कि संसाधन क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, उसकी क्या उपयोग, आप इसे स्कूल स्तर पे कर सकते हैं कि इस विद्यालय में आपका क्या क्या संसाधन उपलब्ध है। तो विद्यालय का संसाधन आपका क्या हो सकता है, आपका ब्लैक बोर्ड हो सकता है, आपका चौक हो सकता है, डस्टर हो सकता है, चेयर हो सकती है, टेबल्स हो सकती है, और सभी का एक लिस्ट तैयार कीजिए और उसमें विचार कीजिए क्या क्या उपयोग आपके विद्यालय में, क्या कमी है, क्या एक्सेस है, उन सभी पर क्या विचार कीजिए। अपने प्रखंड में उपलब्ध संभाव्य संसाधन, वैसा संसाधन जिसके भविष्य में संभावना है कि वो उपयोग में आ सकता है, उसका सर्वेक्षण कीजिए तथा उसके विकास पर आधारित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो अपने प्रखंड स्तर पर आप कर सकते हैं, आपके प्रखंड में कौन कौन से ऐसे कुछ संसाधन हैं जिसके भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। इस प्रकार के आपके कुछ क्रियाकलाप हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ आपके क्या हो गया, पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है। आई होप आपको पूरा
समझ में आया होगा। रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा आपका ये कैप्टन बैच का एक और वीडियो आपको देखने को मिला है, आगे भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। जाते जाते आपको मैं कहना चाहूंगा, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा गोधुली, प्यूसम, वर्णिका और गोधुली बहुत सारी बुक हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्लास 9th के बच्चे हों, क्लास 10th के बच्चे हों, 11th हो या 12th के हों, सभी बच्चों के लिए हमारे लिटरेचर की बुक, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर आपका इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बिल्कुल आपका चैप्टर्स होगा वो सभी आपको मिलेगा उस बुक के अंतर्गत। उसके बाद आपको क्या होगा, चैप्टर्स के बाद आपका उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, सारा क्वेश्चन आंसर आपको डिटेल में और बिल्कुल किस तरह से आंसर राइटिंग किया जाता है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, उन सभी का किस तरह लिखना है, वो सभी आपका बिल्कुल उसी तरीके से आपका लिखाया गया है ताकि आप उस आंसर को लिख के ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सके। तो वो सभी आपको उसमें मिलने वाला है, गोधुली और वर्णिका। और इसके अलावा आपका बात करें हमारे प्यूसम की, अगर वो संस्कृत का बुक है तो उसमें क्या होगा, संस्कृत का आपका हिंदी भी किया हुआ मिलेगा। उसके बाद आपका जो इंग्लिश है उसका भी आपको हिंदी में रूपांतरण देखने को मिलेगा। तो आपका कंप्लीट बुक है क्लास 9 के लिए गोधुली पार्ट 1, क्लास 10 के लिए गोधुली पार्ट 2, प्यूसम, वर्णिका, इंग्लिश का आपका पनोरमा, चाहे आपका हिंदी का आपका क्लास 10 के लिए दिगंत, 12th के लिए दिगंत, दिगंत, 12th का आपका इंग्लिश का रेनबो, और उसके बाद आपका दिगंत भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बैंक विथ आंसर आपका पिछले क्लास साल में आपका बिहार बोर्ड में शुरू से लेके अभी तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो साल हैं उन सभी का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेगा। 2026 के लिए हमारा ये लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमारा एक स्पेशल बुक आपका मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सभी पे जाके विजिट करके हमारे बुक के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।